हेलो, वेलकम फ्रेंड एंड व्यूअर्स इन वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर उपलब्धियां वैदिक काल से महाजनपद काल में यानी प्राचीन भारत के अंतर्गत यानी वैदिक काल, जिस काल खंड से वेदों की रचना हुई यानी हड़प्पा संस्कृति के पतन के पश्चात 1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वेदिक काल माना गया है। और उसके बाद उत्तर वैदिक काल 600 ईस्वी से यानी कि पहले 1500 ईस्वी से लेकर और 1000 ईसा तक ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल 600 ईसा पूर्व से 1000 वैदिक काल। उसके पश्चात महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक की भारत की जो उपलब्धियां रही हैं यानी वैदिक काल से यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 340 ईसा पूर्व तक यानी कि मौर्य साम्राज्य के शुरू होने से सिकंदर के आक्रमण के पूर्व ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल और महाजनपद काल यानी कि महात्मा बुद्ध महावीर के जन्म होने तक भारत की क्या उपलब्धियां रही हैं, भारत के अंदर क्या अतीत रहा, हमारा ग्लोरियस पास्ट के बारे में इसमें पढ़ेंगे। इसी दौरान हमारे वेदों की रचना हुई सबसे उत्तम और उसके बारे में इसमें वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। कृपया मेरे पूर्व के वीडियो जो जारी किए गए हैं उनको भी आई बटन से सब्सक्राइब करें और नीचे सब्सक्राइब बटन में भी ध्यान दें, क्योंकि जो वेदों के और पुराणों उपनिषदों के बारे में विस्तार में हमारे पहले वीडियो में बताया गया, जो आई बटन पे ऊपर आप जहां क्लिक करके देख सकते हो, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में भी देख दिए गए हैं उनके लिंक, उनसे देखिए। जरूर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके आने वाले उपयोगी वीडियो आपको मिल सके। चलो मित्रों, शुरू करते हैं। उपलब्धियां वैदिक काल से महाजनपद काल तक यानी कि ईसा के 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 340 महात्मा बुद्ध महात्मा महावीर के जन्म तक के उपलब्धियों के बारे में। व्हाट इज अचीवमेंट इन इंडिया। वेदों की गिनती विश्व के सर्वश्रेष्ठ साहित्य में की जाती है और वैदिक सभ्यता के आधारस्तंभ में इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आर्य शब्द का प्रयोग जातिवाचक न होकर गुणवाचक के रूप में किया जाता था। इसका शाब्दिक अर्थ है यानी आर्य का अर्थ श्रेष्ठ या उत्तम होना। वेदों से हमें इन्हीं श्रेष्ठ जानकारी व्यक्तित्वों की जानकारी मिलती है। वैदिक साहित्य में आर्य शब्द का प्रयोग अनेक स्थानों पर हुआ है। वैदिक साहित्य क्या है जो आप इस ऊपर आई बटन में क्लिक करके मेरे पूरे वीडियो में बताया गया आप देख सकते हैं। आर्य के प्राचीन ग्रंथ वेदों में विशुद्ध ज्ञान भरा हुआ है। इनकी भाषा संस्कृति यानी वेदों की भाषा कौन सी थी? संस्कृति। इन्हें देववाणी कहा जाता था। कतिपय पश्चिमी विद्वानों ने आर्य को 12 आक्रमणकारी बताया है। अपनी संकीर्ण मानसिकता का परिचय दिया गया है क्योंकि हम उस समय जो वैद्य सत्य आया, हम ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश में थे, वो हमें हमेशा ही हमारे ग्लोरियस को उन्होंने छिपा कर रखा। आर्य कहीं के निवासी थे। वैदिक साहित्य में आर्यों को कहीं भी विदेशी नहीं कहा गया, यानी जितना वैदिक साहित्य है उसमें आर्य यहीं के ही निवासी थे। सिंधु नदी से लेकर गंगा जमुना नदी के किनारे ही बसे थे। आर्यों ने भारत भूमि की प्रशंसा करते हुए नदी को देवी माँ का आर्य बाहर से नहीं आए बल्कि यहीं से संपूर्ण भारत में ईरान और यूरोप में गए, यानी अपितु भारत से बाहर की ओर गए, न कि बाहर से भारत आए। मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति के प्रमाण भारतीयों को इस क्षेत्र में प्रमाण होने का प्रमाण मिलता है। नवीन अनुसंधानों में सिंधु सरस्वती सभ्यता व वैदिक सभ्यता में कई समानताएं उजागर हुई हैं, यानी कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के पतन के पश्चात जो सभ्यता उत्पन्न हुई उनमें भी बहुत सारी समानताएं हैं। वर्तमान का दोनों का भौगोलिक क्षेत्र सतत सिंध प्रदेश ही था। ऋग्वेद में नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है। इसमें पूर्व में गंगा व पश्चिम में कुंभा काबुल, यानी कि अफगानिस्तान में स्थित काबुल से लेकर गंगा जमुना तक इसका विस्तृत क्षेत्र था, जो कि मेरे पूरे वीडियो में पूरा ये बताया गया है। भाषा एवं साहित्यिक समृद्धि।
संस्कृत भाषा भारतीय संस्कृत का वैभव है। हम इस जैसी परिपूर्ण भाषा संसार के अन्य किसी में नहीं है। संसार के प्राचीन वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। संस्कृत व्याकरण आज भी उतनी ही वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। आज अधिक संख्यक भाषाओं के आधार पर संस्कृत व्याकरण ही है, यानी कि भारतीय जितनी भाषाएं हैं उनका आधार संस्कृत का व्याकरण ग्रामर ही है। प्राचीन काल में जितना साहित्य संस्कृत में लिखा गया उतना अन्य किसी भाषा में नहीं मिलता। आज भी हमारा साहित्य समृद्ध है पश्चिमी देशों के मुकाबले। लिपि का विकास ब्रह्मी लिपि के रूप में हुआ है, जिसकी प्रशंसा मैकडॉनल्ड ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर में की है। यानी साहित्य दृष्टि से भारत अत्यंत समृद्धि थी। ऐसा कोई ज्ञान नहीं था जिसका उल्लेख वैदिक साहित्य में ना किया गया। वेदों का आरुष कहा गया, यानी वेदों को अपौरुष कहा गया, यानी समस्त प्रकार का ज्ञान उसमें समाहित है। हमारे ऋषियों ने लंबे समय तक जिन ज्ञान का संस्कार किया, अपने तपस्या अनुभव से जो ज्ञान का संकलन किया, उन वेदों में संकलन किया, इसलिए वेदों को संहिता कहा जाता है। यानी समस्त प्रकार का संकलन ज्ञान में होना। प्रारंभ में इनको लिपिबद्ध नहीं किया जाता, मौखिक रूप से सुनाकर इन्हें निरंतर रखा गया था। यानी पीढ़ी दर आगे मौखिक रूप से सुनाया जाता था और आगे पीढ़ी में इसका ज्ञान निरंतर प्रवाह होता रहता था। इसे इन्हें श्रुति कहा जाता था, सुनने पर आधारित न कि लिखने पर। वेद 4 है, प्रत्येक वेद की संहिता से संबंधित ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद मेरी इसके पूर्व वीडियो में नंबर 1 पार्ट में पूर्णतः विस्तार में सारणीबद्ध समझाया गया, कृपया उसे देखना मत भूलिए। अब पुराणों में इतिहास की सामग्री भरी पड़ी है। ये पुराण कितने हैं जाके बताया गया है। पुराणों के अंतर्गत इतिहास को विशेष महत्व दिया गया है। पुराणों में हमें विभिन्न घटनाओं को क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। इसके रचयिता कौन थे? पुराणों के लोहर्ष व उसके पुत्र उदरअस्तवा थे, यानी माना जाता है। प्रमुख पुराणों में मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, भागवत पुराण, अग्नि मार्कंड आदि का उल्लेख मिलता है। पुराणों से वंशावली मिली, भिन्न भिन्न शासकों की वंशावली मिलती है। उस समय के ऋग्वेद काल, उत्तर वैदिक काल में और महाजनपद काल में जितने महाजनपद हुए उन राजाओं की, शासकों की वंशावली मिलती है। सबसे प्राचीन माने गए ये 2-3 शताब्दी की रचना में जो की है, इनकी रचना यानी कब हुई थी? दूसरी और तीसरी शताब्दी में इनकी रचना संभवतः हुई थी। गुप्त शासकों का इतिहास व अन्य महत्वपूर्ण की जानकारियां जो हमें पुराणों से मिलती हैं। पुराणों के अलावा इसके उप पुराण है। उत्तर साहित्य भी महत्वपूर्ण साहित्य है। इनके द्वारा ऋषियों ने मनुष्यों के सामाजिक धार्मिक जीवन का नियमबद्ध करने का प्रयास किया। इनमें कला सूत्र प्रमुख है। इसके 3 भाग हैं, गृह सूत्र, गुहा सूत्र, धर्म सूत्र। वैदिक साहित्य में वेदांत, स्मृतियां, धर्मशास्त्र, महाकाव्य यानी कि महाभारत, रामायण का प्रमुख स्थान है। ये हमारे वैदिक साहित्य है, उपलब्धियां रही हैं। यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक हमारी प्रमुख उपलब्धियां। अब राजनीति व्यवस्था कैसी थी उस काल के अंदर, यानी कि वैदिक काल से लेकर महापद्यल काल तक, 1500 ईसा पूर्व से लेकर मौर्य काल तक हमारी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। वैदिक काल में राजनीतिक जीवन की शुरुआत हो चुकी थी, यानी आज तक के तरह लोकतांत्रिक गणतांत्रिक व्यवस्था पूर्णतः थी। इस समय की सबसे छोटी इकाई कुल थी, यानी इस प्रकार हमारे यहाँ ग्राम पंचायत है, फिर पंचायत समिति है, जिला परिषद है, फिर राज्य है, स्टेट। उसी प्रकार उनके भी सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र थी, यानी जो हमारे भारत देश है राष्ट्र मान सकते हैं। फिर राष्ट्र के बाद जन छोटा, जन से छोटा विश्व मंडल, मत्स्य से छोटा ग्राम, यानी कुल मिलकर ग्राम बनाते थे। यानी कुल मिलकर ग्राम, ग्रामों से मिलकर विश्व, विश्व से मिलकर जन, जन से बड़ा राष्ट्र। ये राजनीतिक संगठन का अवरोही क्रम है। एक राष्ट्र में कई जन होते थे, यानी कि जिस प्रकार हमारे भारत के अंदर कई राज्य हैं उसी प्रकार राष्ट्र में कई जन थे। और कुल का मुखिया कुलूप, ग्राम का मुखिया ग्रामीण कहलाता था। विश्व का यानी कि राष्ट्र के अंदर कई जन थे, जन के अंदर कई विश्व थे, विश्व के अंदर कई ग्राम थे, ग्राम के अंदर कई कुल थे। यानी कि यह अवरोही क्रम है। यानी कि पहले 1 नंबर में सबसे पहले ये कुल था, फिर कुल के बाद क्या था? ग्राम था। ये ग्राम थे, फिर ये 3, फिर 4 जन और राष्ट्र। बड़ा विस्तार से बताया गया इसके अंदर। कुल का मुखिया कुल, ग्राम का
मुखिया ग्रामीण, विश्व का अधिकारी, विश्वपति, जन का मुखिया, गोप, देश और राष्ट्र को, राजा को राष्ट्र कहा जाता है। जिस सर्ववर्तमान हम समझ सकते हैं कि भारत एक देश है, राष्ट्र है, उसके अंदर राजस्थान राज्य है या पंजाब राज्य है, हरियाणा राज्य है, वो विजन था। उसके अंदर फिर जिले थे, मंडल होंगे, जनपद होंगे, यानी कि 3-4 जिलों से मिलकर जो विश्व बनता है, फिर विश्व के ग्राम, ग्राम से आगे कुल। राजा इसका मुखिया होता था। जिस प्रकार हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री है, उसी प्रकार वहाँ राजा था। राजा का पद वंशानुगत न होकर राजे का पुत्र राजा ही बनेगा, ऐसा नहीं था। ऋग्वेद में उल्लेख है कि कभी कभी राजवंश से चुनकर राजा बनाया जाता, यानी कि परंपरा नहीं थी, लेकिन योग्य राजे का पुत्र योग्य है तो राजा बन जाता था, नहीं सर्वसम्मति से ही बनाया जाता था। लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप हमें उस समय भी दिखाई देता है। राजा का अभिषेक के समय प्रजा हित की शपथ लेनी होती थी। जनता राजा को कर देती थी टैक्स, उसे बलिहत। जो जनता राजा को टैक्स या कर देती थी किसी रूप में, उसे बलिहित कहा जाता था। ऋग्वेद में 5 जनों का अनेक स्थान पर 5 जन थे, बड़े बड़े 5 जन थे, यानी कि जन से मिलकर राष्ट्र मिलता है, यानी विश्व का राज्य है। बड़े बड़े जनपद राज्य 5 जन के मिलते हैं, यानी कि छोटे बड़े बड़े राज्य, कई क्षेत्रों के नाम मिलते हैं। जन का मतलब क्षेत्र बड़े, जैसे राज्य अणु, जदु, तुरबरु, पुरु, तुहु। ऋग्वेद में बड़े युद्ध का उल्लेख मिलता है, यानी इन जनों के मध्य युद्ध हुआ था, उस दशराज युद्ध कहा जाता है। जब मुख्यतः 2 पुरोहितों के मध्य स्थापन को लेकर ही युद्ध हुआ था, जो आगे विस्तार से बताया गया। यानी जनों के मध्य में 10 जनों के मध्य में, जन जो वर्तमान राज्य मान सकते हैं, उनके मध्य में युद्ध हुआ था, उसे दशराज युद्ध कहा जाता है। यानी कि एक जन था, भरत नाम का जन, उसके राजा सुदास का रावी, वर्तमान जो रावी नदी, इसे पुरुषी नदी कहते हैं, के तट पर 10 जनों के राजों के मध्य युद्ध लड़ा गया था। इसमें सुदास की विजय हुई थी। 10 राजाओं में 5 जनों के अलावा अलिथ, भक्त, दलाना, बिसाणी, शिव जनपद थे। ऐसी मान्यता है कि राजा सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटा दिया था और वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया था। इसलिए विश्वामित्र ने 10 राजाओं को संगठित कर, यानी कि दशराज युद्ध क्यों हुआ, ऐसी मान्यता है कि राजा दुशास ने विश्वामित्र को पुरोहित के पद से हटा दिया था, वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया था, और इसलिए विश्वामित्र ने अपना प्रतिशोध लेने के लिए 10 राजाओं को संगठित कर सुदास के युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन इस युद्ध में सुदास की विजय हुई, यानी उसने अपना प्रतिशोध ले लिया। राजा के प्रशासनिक कार्य में सहयोग के लिए पुरोहित व सेनानियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। अब सभा और समिति, यानी सभा और समिति उस समय ज्ञात होता है कि उस समय उत्तर वैदिक काल में और वैदिक काल में महाजनवत एक सभा और समिति होती थी। ऋग्वेदी अर्थवेद में दोनों में सभा समिति का उल्लेख मिलता है, जो उस समय के राजनीतिक संगठन है। संगठन की महत्वपूर्ण घटना की है, राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए संस्था थी। यानी कि सभा और समिति क्या थे? विद्वानों के अनुसार समिति एक आम जन प्रतिनिधियों की सभा थी, यानी आम लोग शामिल थे, जिसमें महत्वपूर्ण राजनीति, सामाजिक विषयों पर विचार होता था। समिति की बैठकों में राजा भी भाग लेता था, और समिति की तुलना में सभा छोटी सभा थी, यानी कि समिति और सभा छोटी थी, समिति बड़ी थी, और इसमें आम लोग शामिल थे, और सभा के अंदर सिर्फ गुणे चुने शासन के लोग ही सम्मिलित थे, जिसमें सेठ और विशिष्ट व्यक्ति ही भाग लेते थे। ऋग्वेद में सुजात, कुलीन या श्रेष्ठ व्यक्तियों की सभा का उल्लेख है। सभा अनुभवी, विशिष्ट, प्रतिष्ठित व्यक्तियों की संस्था थी, जो राजा को परामर्श एवं अन्य न्याय कार्य में सहयोग करती थी। अब महाकाव्य काल, यानी हमारे जो महत्वपूर्ण काव्य है, रामायण और महाभारत, जो धार्मिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है, तो हमारे समाज के अंदर आदर्श, इनके पात्र आदर्श माने जाते हैं। हमारी सारी सामाजिक धार्मिक आस्थाएं इस पर आधारित है। प्रमुख महाकाव्य है, इनमें भारतीय इतिहास संस्कृति की जानकारी मिलती है। महाकाव्य काल में राजनीति व्यवस्था काफी सुदृढ़ हो चुकी थी, यानी कि इन महाकाव्यों से उस समय के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन का पता चलता है। महाकाव्य का काल
प्राचीन भारत में गणतंत्र शासन पद्धति या संवैधानिक व्यवस्था क्या थी? यानी कि उत्तर वैदिक काल से लेकर महाजन काल तक आज से 1500 ईसा पूर्व भारत में समर्थ गणतंत्र शासन व्यवस्था या संवैधानिक व्यवस्था के प्रमाण मिले हैं। यह हमारी संपूर्ण उपलब्धि रही है। बोधकालीन गणराज्यों में विधान शासन पद्धति गणराज्य का राज प्रमुख निर्वाचित व्यक्ति था। अर्थशास्त्र में लक्ष्मी राज्य के लिए राजा शब्दों जीवी संघ का प्रयोग किया गया, अर्थात जहाँ का प्रत्येक व्यक्ति अपने राज्य का राजा समझता था, प्रत्येक व्यक्ति अपने को राज्य का राजा समझता था, यानी कि बहुत सम्मान था। उपराजा भंडारी सेनापति राजा की सहायता करते थे। सभा संस्था गणराज्यों में प्रमुख सर्वोच्च सभा होती थी। इनमें विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करने का निर्णय था। किस स्थान पर सभा की जाती थी उसे संस्थागार का सभागार कहा जाता था। संस्थागार में सदस्यों के निश्चित क्रम में बैठने की व्यवस्था शासन पन्ना का नाम अधिकारी करता था। संस्था के अधिवेशन के लिए निश्चित संख्या गणपूर्ति कोरम आवश्यक थी। जिस प्रकार आजकल 10 से 15% जो निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, उस समय गणपूर्ति यानी कि इतने सदस्य उपस्थित होंगे तो ही सभा का अधिवेशन होगा या सभा की बैठक होगी। ये कोरम का अर्थ होता है, गणपति होता है। हमारे भी लोकतंत्र प्रणाली में लोकसभा और राज्यसभा के अंदर एक निश्चित संख्या होने पर ही संस्थाएं संचालित होती। संस्था में सदस्यों द्वारा औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता था। संस्था द्वारा प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद उसे 3 बार दोहराया जाता था, यानी 3 बार पढ़ दिया जाता ताकि सभी सदस्य उसको सुन सके। प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए सदस्यों को पूछा जाता था। जो सदस्य मौन रहते थे, यानी कि लोकतांत्रिक प्रणाली पूरी तरह थी आज की तरह विकसित प्रणाली थी। सहमति ली जाती थी। वाद विवाद के बाद यानी हर विषय पर पूरा उसका तर्क वितर्क लाभ हानि के विचार करने के बाद सर्वसम्मति से बनने पर मतदान की व्यवस्था होती थी। विभिन्न रंगों की शाखाओं के द्वारा विभिन्न मतों की यानी कि अलग अलग शाखाएं पकड़ाती जाती थी, छड़ियां पकड़ाती लाल पीली कलर की अलग की। जो सहमत है या नहीं सहमत है मतदान कराया जाता था। शाखाएं ग्राहक पक्ष नामक अधिकारी द्वारा एकत्र की जाती थी। वो छड़ियां यह कार्य गोपनीय या खुले रूप दोनों रूप से होता था। विवादित विषय पर कभी चयनित समितियों को सौंप दिया जाता था। गणतंत्र की न्यायिक व्यवस्था का विशेष ध्यान था। ऑल व्यूअर फ्रेंड्स, आपका इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आई बटन पर क्लिक करें ताकि आप मेरे पूरे कोई वीडियो देख सकें।